बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 8 सुलह। ये एक कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान युग में परिवारों का टूटना एक बड़ी सामाजिक समस्या बनता जा रहा है। इसका मूल कारण बढ़ती अहम भावना भी है, लेकिन बालकों के निश्चल मन के सम्मुख बड़ों का अहंकार भी किस प्रकार टूट जाता है, इसी सच को इस कहानी में उजागर किया है। कहने का मतलब ये है कि जो आज का जो समय है, जो ये युग चल रहा है, जो समय चल रहा है, जो वर्तमान समय चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आजकल लोगों में अहंकार इतना बढ़ गया है। अहंकार की भावना इतनी हो गई कि बस मैं तो मुझे कुछ नहीं कह सकते, मैं परफेक्ट हूँ, मैं सही हूँ। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है, फैमिली जो परिवार है वो हमारे टूटते जा रहे हैं, जो हमारे अपने हैं वो हमसे दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो है एक बच्चे का जो निश्चल, बच्चे का जो मन होता है ना, वो उसके अंदर छल कपट झूठ कुछ नहीं होता। तो जब वो बड़ों के सामने आता है या बड़ों के सामने बातें करता है तो बड़ों का अहंकार किस प्रकार टूटता है, ऐसे ही इस कहानी को यहाँ पे उजागर किया है। तो आइए पढ़ते हैं। कश्मीरी दरवाजा पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक के बाद सबसे अधिक गुलजार स्थान है। गुलजार मतलब बहुत ही अच्छी जगह है। कचहरी और हिंदू कॉलेज के कारण उसका दिल्ली के इतिहास में जो सांस्कृतिक महत्व है वो भी बहुत ज्यादा है। हिंदू कॉलेज के प्रति मेरा प्रिय भाव भी बहुत था। बहुधा मैं वहां के छात्रों के बीच भाषण देता आया हूँ। बहुत बार छात्रों और अध्यापकों ने मुझे चाय पानी का आनंद प्रदान किया है। यहाँ के गुंजन फुलवारियों से भरे आंगन में ज्ञान पिपासु तरुण छात्र छात्राओं के हंसते मुख देखने के प्रलोभन से मैं चाहे जब बिना काम और बिना बुलाए ही वहां का वातावरण देखने के लिए एक दिन जा पहुंचा। तो वहां का जो वातावरण है, जब वहां जो बच्चों के मन है, ठीक है, जो बच्चे वहां पे घूमते हैं, खिलखिलाते हैं, तो उनको देखने के लिए मैं चला जाता हूँ। इस इमारत का ऐतिहासिक महत्व भी है जिसे बहुत कम आदमी जानते हैं। वो यह है कि सन 57 में जब विद्रोह हुआ था, तो जब दिल्ली में अंग्रेज दाखिल हुए तो उनकी पहली सरकार, ब्रिटिश सरकार जो है, इसी इमारत में स्थापित हुई थी। यही किसी कमरे में बैठकर हडसन जो थे, हडसन साहब ने नवाबों और शाही खानदान के सैकड़ों आदमियों को फांसी पर चढ़ाने का जो है आज्ञा पत्र जारी किया था। ठीक है, ख्याल कीजिए, जब फव्वारे पर दूर तक फांसियों पर लोग लटक रहे थे, तभी इस इमारत के भीतर क्या हो रहा था, ये जानने को लोग कितनी भयपूर्ण कल्पनाएं करते होंगे। मतलब ये जानने के लिए लोग कितनी कल्पना करते होंगे। अब ना रहे वे दिन और ना रहे यहाँ पे वो अंग्रेज। ठीक है, अब तो ठेठ स्वदेशी राज्य है। फिर कचहरी, जहाँ भीतर बाहर हर जगह जाने का सभी को अधिकार है, वहां पहुंच गई। क्या समय का फेर है ये भी कि कभी अंग्रेज राज करते थे, यहाँ ऐसे ऐसे ये होता था और अब उनको यहाँ से भगा दिया गया है। मनुष्य की भांति स्थान के भी भाग्य होते हैं। मैं एक दिन उस ऐतिहासिक इमारत के भाग्य परिवर्तन को देखने के लिए वहां जा पहुंचा। फाटक में घुसते ही मुझे ऐसा लगा जैसे शांत वातावरण में आंधी आ गई हो। भोले भाले स्वस्थ छात्रों के प्यार भरे चेहरों के स्थान पर सूटों में लिपटे हुए वकील इधर उधर घूम रहे थे। सब किस्म के आदमी, अबाल वृद्ध परेशान से इधर उधर घूम रहे थे, जैसे उनकी जेब का सब कुछ खो गया है। ये सारे दृश्य देखता भालता मैं पीछे के कक्ष में पहुंचा, पीछे का जो कमरा था उसमें पहुंचा। बहुत बार भावुक तरुणों ने मेरा वहां सत्कार किया था। साहित्य चर्चा हुई थी, चाय रसगुल्ले खाए थे। बूढ़ों और तरुणों ने मिलकर शुभ हास्य बिखेरा, मतलब हंसी मजाक वहां पे शुरू किया। परंतु आज का वातावरण तो कुछ और ही था। एक जज साहब ऐसी रूखी और उदासीन मुद्रा, मतलब उनके चेहरे पर बड़ी उदासी थी, ऊंची कुर्सी पर बैठे थे, जैसे उनके चारों ओर जो व्यक्ति खड़े थे उनसे उनका कोई संपर्क यानी कि कोई कांटेक्ट ही नहीं है। कोर्ट में एक दिलचस्प मुकदमा पेश था। मुकदमा था पति पत्नी के बीच। ठीक है, वो क्या था, दंपत्ति शायद ईसाई थे।
दोनों तरुण। पत्नी की आयु कोई 25 वर्ष की होगी। छरहरी, लंबी और सुंदर श्यामल वर्ण, सुंदर परिधान व साड़ी। ओके, गोद में कोई 2.5-3 साल का बच्चा, अति स्वच्छ बच्चे को गोद में लिए, कंधे से लगाए, चुपचाप खड़ी थी। उसकी मुद्रा क्रोध भरी थी, मतलब उसके चेहरे पर गुस्सा था बहुत ज्यादा। उसके बगल में एक दुबला पतला वकील अपनी नजरों को काले चश्मे में छिपाए गंभीर मुद्रा में वो खड़ा था, बहुत ही सीरियस था। उसकी बगल में ही तरुणी का पति कुछ बेचैन सा खड़ा हुआ था। रखने के लिए गहरी उदासी की छाया ने उसके चेहरे को एकदम उजाड़ दिया था। उसकी भूखी और खोई खोई सी नजर रह रहकर तरुणी पर पड़ रही थी, यानी कि उस महिला पर पड़ रही थी। परंतु तरुणी एकदम भावहीन पत्थर की मूर्ति की भांति निष्ठुर निर्णय मुद्रा में खड़ी थी। मामला शायद छोड़ छुट्टी और गुजारे का था, यानी कि मामला तलाक का था और तलाक होने के बाद जो है कुछ पैसे के लेन देन का था। मुद्दइया कौन थी? वो तरुणी थी। मुद्दा किसका था? इसका था। पति के बगल में एक ठिगने गोल मटोल गुदगुदे शरीर वाले वकील साहब रह रहकर अपनी पतलून की जेब में बार बार हाथ डाल रहे थे और बार बार उसको निकाल रहे थे। दोनों वकीलों से उनके वकील थोड़ी थोड़ी देर में घुसफुस बात कर लेते थे, जैसे अब इस स्थान पर ही वही परस्पर गहरे संबंधी हो। मुकदमा शुरू हुआ और जज ने तरुणी के पति से, जो स्त्री थी, जो महिला थी, उसके पति से उन्होंने कुछ प्रश्न किए। तो युवक के मुंह से बात फूटी। तरुणी की गोद में सोया हुआ बच्चा चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा। तो जैसे उसकी पिता पर दृष्टि पड़ी, उठ के जैसे उसकी नजरें अपने पापा की ओर पड़ी, तो वह पापा पापा कहकर और दोनों हाथ फैलाकर पिता की गोद में जाने के लिए मचलने लगा, है ना। और तरुणी उसे अपनी गोद में जकड़े रही। उसने जो है उसे अपनी गोद में जकड़े रखने के लिए भरपूर जोर लगाकर उसे चुप करने का असफल प्रयत्न करने लगी। परंतु बालक ने पापा पापा का ऐसा शोर मचाया और इस कदर रोना शुरू किया कि अदालत का कामकाज एक बार ही बंद हो गया और जज तथा वकील परेशान होकर उस नन्हे प्राणी को देखने लगे। वह प्रकृति के ऐसे सत्य को पुकार पुकार कर अदालत से कह रहा था कि मेरे दावे के सामने तुम्हारा सारा कानून व्यर्थ है, क्योंकि बाल मन तो बहुत सच्चा होता है, कोई छल कपट नहीं होता बच्चे के अंदर। ठीक है। जज ने वकीलों को बहुत समझाया कि थोड़ी देर के लिए वह स्त्री बच्चे को पति की गोद में दे दे। यहाँ तक कि जज ने कहा बच्चे पर पति का ही अधिक ज्यादा हक है, इस बच्चे पे पति का ही ज्यादा हक है। पर ये स्त्री बच्चे को छाती से लगाए हट के कारण उसे किसी तरह पति को देने पर आमादा नहीं हुई। लेकिन बच्चा बड़ी जोर से पापा कहकर करुण क्रंदन, वो बहुत बुरी तरह रोने लगा पापा पापा कहते हुए। उसके दोनों नन्हे मुन्ने हाथ हवा में उठे हुए थे और वह अभागा पिता, जिसने कभी हंस हंस कर उसे गोद में खिलाया था, आंखों में आंसू भरे दोनों हाथ फैलाए अपनी पत्नी के आगे करुणा की भीख मांग रहा था। कानून चुप था, जज चुप था, वकील चुप थे। पिता और पुत्र हाथ फैलाए एक दूसरे को छाती से लगाने के लिए छटपटा रहे थे। स्त्री अदालत में अपने अधिकार के लिए लड़ने को आमादा खड़ी थी। पत्नी आत्मसम्मान की आग से दहक रही थी, पर मां विचलित हो रही थी। उस कानूनी वातावरण से भरे कमरे में उस एक स्त्री के शरीर में जो त्रिवेणी संगम हो रहा था, उसे देखने वाला वहां कोई नहीं था। मां की आत्मा ने स्त्री और पत्नी की मूर्ति को परास्त कर दिया था। ठीक है। उसने छिपी नजर से पति की ओर देखा। ऐसी करुणा की मूर्ति उसने पहले नहीं देखी थी। उसकी आंखों की ज्वाला बुझ गई। पत्नी की आत्मा ने प्यार बिखेरना आरंभ कर दिया। उसकी आंखों में मोती सज गए और देखते ही देखते वे झरझर जो है झरने लगे, यानी कि वो उसे देखकर रोने लगी।
गोद की पकड़ ढीली पड़ गई और जैसे चुंबक से खींचकर लोहा चिपक जाता है, उसी प्रकार वह शिशु पिता की गोद में जाकर चिपट गया। बालक ने कहा पापा। पिता ने कहा बेटा तुम कहाँ चले गए थे पापा? तो बेटा मैं काम से गया था, अब मुझे छोड़कर मत जाना। तो उसके पापा कहते हैं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मम्मी रो रही है, पापा उन्हें मनाओ। बेटा मम्मी मुझसे गुस्सा हो गई है, तो मम्मी से बात करो पापा, तो वो हंस पड़ेगी, बच्चा कहता है। बालक ने माता की ओर अपने नन्हे हाथ पसार दिए। पिता ने एक कदम आगे बढ़ाया और वह माँ के पास जाकर खड़ा हो गया, यानी कि वो अपनी पत्नी के पास जाकर खड़ा हो गया। बालक ने एक हाथ माँ के गले में डाला और दूसरा हाथ पिता के गले में डाला। उसने माँ का मुख चूम लिया और कहा पापा तुम भी मम्मी को प्यार करो। डरते डरते पति ने पत्नी से हाथ मिलाया और बालक खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो क्या हुआ? हो गया केस सॉल्व। पत्नी ने लज्जा भरी हुई आंखों से पति की ओर ताका, जिसकी आंखों में अनुनय और प्यार छलछला रहा था। पत्नी के होठों पर मुस्कान फैल गई और तभी साहस करके पति ने पत्नी का हाथ पकड़ लिया और पत्नी नववधू की लज्जा आंखों में सजाकर चुपचाप अदालत के बाहर वो चली गई। अदालत ने वकीलों की ओर देखा, पर वकील मेरी फीस करते वकीलों के पीछे भागे। जज ने हंसकर मिसिल एक और फेंक कर कहा दूसरा मुकदमा पेश करो, क्योंकि क्या हुआ, एक बच्चे की वजह से वो सारा मुकदमा हल हो गया। तो होता है ना कि बड़े आपस में कितना ही लड़ लें, कितना ही झगड़ लें, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम जो है, हमारा मन बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, बहुत कोमल हो जाता है हमारा हृदय। और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनको हमें, उन फैसलों को पीछे रख के कुछ चीजें हमें मसले हल करने होते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।